हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी का आज चौथा और अंतिम पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर व्यंजक समीकरण और अर्धायुकाल इसके बारे में जाना था। अब आज कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आर्हीनियस समीकरण क्या है। आर्हीनियस समीकरण को लिखिए। ये प्रश्न कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। आर्हीनियस समीकरण को समझाइए। तो आर्हीनियस नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया था, अभिक्रिया की दर है ना, जिसको अपन K से प्रदर्शित करते हैं। तो आर्हीनियस ने अभिक्रिया की दर और ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। अभिक्रिया की दर के साथ साथ किसका, ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। मतलब अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है ना। तो आर्हीनियस ने अभिक्रिया की दर और पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करके एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने आर्हीनियस समीकरण नाम दिया। क्या था ये समीकरण, तो हम देखते हैं। ये समीकरण एक तो K मतलब क्या होता है, दर स्थिरांक है ना, इसको हम वेग स्थिरांक भी कहते हैं। तो यह समीकरण दर स्थिरांक और एक और नई चीज पढ़ेंगे अपन, सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा EA के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। बस इतना छोटा सा ही हमको इसे सॉल्व करना है कि आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया है ना। और ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये देखा कि दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। इस संबंध को समझाने हेतु उन्होंने जो नियम दिया उसको आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण क्या है, K बराबर AE की घात -EA बटे RT। इसको एग्जैक्टली ऐसा ही आपको लिखना है ना। K बराबर AE, A बड़ा E छोटा, की घात -EA, मैं थोड़ा सा स्पष्ट और दूर दूर लिख देती हूँ आपको। K बराबर AE की घात -EA है ना, A की घात -EA बटे RT। इसको आपको इस रूप में या इस रूप में लिखना है। ये है आपका आर्हीनियस समीकरण है ना। अब इस आर्हीनियस समीकरण में K क्या चीज है, ये लिखा है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन और एनर्जी। तो इसीलिए इसको EA से प्रदर्शित किया है, एक्टिवेशन का A और एनर्जी का E। अच्छा, AE क्या है ना, AE क्या चीज है, तो इसको हम कहेंगे आर्हीनियस कारक। AE का नाम है आर्हीनियस कारक, ठीक है। और R तो सभी जानते हैं, R होता है गैस स्थिरांक है ना। और इसके अतिरिक्त जो T है परम ताप, इसको परम ताप कहते हैं, ठीक है। तो ये था आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस ने अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का क्या असर होता है ना, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किया। और साथ ही दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने आर्हीनियस समीकरण दिया। और इस आर्हीनियस समीकरण में क्या क्या चीजें हैं, दर स्थिरांक, आर्हीनियस कारक, सक्रियण ऊर्जा, परमताप और गैस स्थिरांक, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रश्न है ये हमारा। ऐसा ही एक और प्रश्न है छोटा सा, ताप गुणांक किसे कहते हैं। ताप गुणांक किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, ताप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर भी मैंने वही बात की थी कि अभिक्रिया की दर जो होती है उस पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती है, ताप को कम करने पर अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो दर होती है वो दुगनी हो जाती है ना। ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं।
अर्थात इसका मतलब ये है कि ताप कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया की गति भी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने ताप गुणांक जो चीज़ है ना वो क्या है, वो उसका सूत्र मैं लिख देती हूँ तो आपको इसकी परिभाषा बनाने में बहुत आसानी होगी। ताप गुणांक का सूत्र है के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बटे टी, है ना। अब ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं ताप गुणांक। अब इसकी परिभाषा क्या लिखे कि ताप गुणांक का अर्थ है कि दर स्थिरांक और ताप के गुणनफल में जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए और उसका अनुपात परम ताप हो तो उसे ताप गुणांक कहते हैं। टी का मतलब यहाँ पे 298 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि K इंटू 298 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 298 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस करेंगे अपॉन 298 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन, है ना। तो ताप गुणांक की परिभाषा तो बहुत कम आती है, लेकिन सिर्फ इसका सूत्र पूछा जाता है कि ताप गुणांक क्या है, समझाइए, है ना। तो ताप और वेग स्थिरांक के बीच में, ताप और वेग स्थिरांक के बीच में जो संबंध बताता है उस समीकरण को ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रश्न, आर्हीनीय समीकरण क्या है, ताप गुणांक क्या है। तो ताप गुणांक का अर्थ है कि जो वेग स्थिरांक और ताप यानी परम ताप के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है उसे ताप गुणांक कहते हैं। और हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो दर दुगनी हो जाती है, इसलिए सूत्र है KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T, जहाँ T का मतलब परम ताप है 298 केल्विन और K का मतलब है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ठीक है, और अब आखिरी का प्रश्न हमारा, है ना। दो चीजें पढ़नी है हमको, एक तो होती है सक्रियण ऊर्जा जो अभी हमने यहाँ पे यूज की थी, है ना। सक्रियण ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और एक पढ़ेंगे हम दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में जानना है। सक्रियण ऊर्जा में दहली ऊर्जा शब्द का प्रयोग होगा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि किसी अभिकारक को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, है ना। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो दहली ऊर्जा से कम होती है। देखो बहुत सिंपल है कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना, किसी काम को करने के लिए सक्रिय होना। तो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा का वह मान जो किसी अभिकारक को सक्रिय होने के लिए आवश्यक है। जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल से लेती हूँ कि अभी फिलहाल मैं बोल रही हूँ, है ना, और जैसे ही मुझे कुछ लिखना होगा तो लिखने के पहले अपन एकदम कैसे पोज में आ जाते हैं कि चलो अब हमको लिखना स्टार्ट करना है। या मान लीजिए कोई बल्लेबाज है और क्रिकेट का मैच चल रहा है तो वो अपनी पोजीशन लेता है और अभी वो नॉर्मली खड़ा हुआ है क्रीज पे, लेकिन जैसे दिख रहा है कि बॉलर आ रहा है, बॉल फेंकता है तो वो एकदम से अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक ऐसे ही हम भी जब कोई कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे मैं बोलूँगी चलो लिखो, है ना, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग की कॉपी का पेन, आपका जो डिज़ाइन होगा, अपने हाथ की जो एक्टिविटी होगी वो ऐसी होगी। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आप लिखना स्टार्ट करोगे। लिखने में जो ऊर्जा की आवश्यकता लगी वो तो दहली ऊर्जा है, परंतु लिखने के पहले हमें एक्टिव होना पड़ता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जिसका मान दहली ऊर्जा से कम होता है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी को EA से प्रदर्शित करते हैं। ये अणुओं को सक्रिय करने हेतु आवश्यक होती है। और अब बात करते हैं दहली ऊर्जा की। तो दहली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक होती है। टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, है ना। जब कोई दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, जब कोई दो अणु आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के लिए उनको जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसे कहते हैं दहली ऊर्जा। इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक समीकरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे देखिए A + B
इज इक्वल टू ए बी, है ना, ये दोनों है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये है P मतलब कि प्रोडक्ट, है ना, अभिकारक और उत्पाद। अब इस A और इस B, इन दोनों को आपस में क्रिया करनी है, तब जाके ये बना लेंगे AB, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में क्रिया करने के लिए पहले तो एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए उसको सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि दहली ऊर्जा से कम होती है। तो ये दोनों अणु पहले एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के पश्चात ये दोनों बहुत पास पास आएंगे, यानी नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आते ही इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगी टक्कर, और टक्कर के पश्चात फिर ये काय में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे उत्पाद के अंदर। तो दोनों बातें समझ में आ गई। सक्रियण ऊर्जा किसी अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, और दहली ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो अणुओं की प्रभावी टक्कर हेतु आवश्यक होती है। एक छोटी सी चीज़ और पूछते हैं कि दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में आपस में क्या संबंध है ना। ये कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तो इसके लिए सिर्फ एक अपने को समीकरण लिखने की आवश्यकता है, सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में संबंध। तो उसके लिए एक सूत्र है, क्या सूत्र है, सक्रियण ऊर्जा, आप चाहें तो कॉपी में हेडिंग डाल दें कि सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में संबंध। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, दिल्ली से इसका कोई लेना देना नहीं है। दहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत ऊर्जा, अभिकारकों की औसत ऊर्जा, ठीक है। तो आपको ये पूरा सूत्र याद करना है, ये परीक्षा में पूछते हैं, कई बार पूछा गया है। तो देखिए आज जो हमने 3 प्रश्न पढ़े, है ना, इसमें आर्हेनियस समीकरण ये 1 मार्क्स में पूछते हैं, ताप गुणांक इसका सूत्र 1 नंबर में आता है, और दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का क्या संबंध है आपस में। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। इसके पहले की जितने भी 3 वीडियोस हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछली जो 3 नंबर वाले वीडियो में मैंने आपको व्यंजक समझाए थे वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आज के इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हल किए हैं। तो आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।